यह वीडियो समझिए कि एक मैराथन क्लास के जैसा है। एक ही वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक से ज़्यादा क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी तरीके से, क्योंकि एक सीरीज के जैसा है, एक ही वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का परिचय और इतिहास। हालांकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अगर पूछ दे 5 नंबर में या फिर 15 नंबर में तो आसानी होगी आपको समझने में, वहाँ पर बनाने में। दूसरी बात, वीवीओ किस तरीके से क्वेश्चन सेट करता है वो किसी को नहीं पता है। कभी कभी बहुत ही आसान डाल देता है, कभी कभी थोड़ा सा घुमा देता है। तीसरी बात, आलोचना से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं कि आलोचना किस तरीके से हम लोग करेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का परिचय देख लेते हैं। 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का दूसरा शासक था, या दूसरा शासक था तुगलक वंश का। वह अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के बाद सिंहासन पर बैठा था। उसका असली नाम जौना खान था। इसका असली नाम क्या था? जौना खान था। देखिए, एक नाम मोहम्मद बिन तुगलक है, दूसरा जौना खान है। अब ये दोनों नाम में डिफरेंस क्या है, ये कब पड़ा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन सिंहासन पर बैठने के बाद उसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाने लगा। जैसे यह सिंहासन पर बैठा, फिर इसको लोग जानने लगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। वह अपने समय का बहुत बुद्धिमान, शिक्षित यानी पढ़ा लिखा और महत्वाकांक्षी शासक था। इतना पढ़ा लिखा और बुद्धिमान रहते हुए भी वो जो भी योजना इस्तेमाल करता था अपने राजपाट के लिए, वह अक्सर उपयोगी नहीं होता था। यानी वह हमेशा असफल हो जाता था, अव्यवहारिक साबित हुई, जिससे वह एक विवादास्पद शासक के रूप में जाना जाने लगा। और जब योजना फेल हो जाती है किसी भी राजा का, तो भाई जनता और मंत्री या फिर उसके जो भी उत्तराधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं इसको विवाद में फंसा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और इसी के कारण जो योजना यह हमेशा लागू करता था वह हमेशा असफल हो जाता था। इस कारण से जो इतिहासकार है, इसके इतिहास को लिखने वाले जो इतिहासकार है, वो इसको एक और नाम से संबोधित किए, वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। अब इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म 1290 के आसपास हुआ। उसने अरबी, फारसी, गणित और खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों में शिक्षा प्राप्त की। देखिए कितने विद्वान थे और पढ़े लिखे थे। इन्होंने लैंग्वेज में अरबी, फारसी 2 भाषाएं सीखी। इसके अलावे गणित, मैथमेटिक्स का भी ये विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। इसके अलावे इन्होंने ब्रह्मांड से रिलेटेड विज्ञान विषय में भी शिक्षा हासिल की थी, और चिकित्सा यानी डॉक्टर से रिलेटेड। तो इन सभी चीज़ों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसकी बुद्धिकता और नौचारों में रुचि ने उसे अन्य शासकों से अलग बनाया। इतने पढ़े लिखे थे, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, और साथ ही साथ यह हमेशा नए नए चीज़ों, योजनाओं को आविष्कार में रुचि रखना चाहते थे। इसलिए इनको अन्य शासकों से अलग बनाता है। हालांकि उसकी कुछ योजनाएं उसकी सोच से आगे थी, जिसके कारण उसे आलोचना का सामना करना पड़ा। यानी इनकी जो योजनाएं थी वह इनकी सोच से भी आगे थी। इस कारण से उसकी जो योजनाएं थी वह असफल होती जा रही थी, और इस कारण से लोग या फिर इनके दरबार वाले या जो भी है इनको आलोचना करते रहते थे, यानी इनकी शिकायत करते रहते थे। ये विवाद में फंस गए थे। ठीक है, आलोचना का मतलब होता है उसकी शिकायत करना, उसकी कमियां निकालना, ठीक है, उसका क्रिटिसाइज करना। अब आगे देखते हैं शासनकाल के कुछ प्रमुख घटनाएं। तो पहले नंबर पर है सिंहासन पर बैठना। ये सिंहासन पर कब बैठे? तो 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। शुरुआत में उसने प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया और अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका दूसरा नंबर, राजधानी का स्थानांतरण। यानी इन्होंने राजधानी को बदलने के लिए सोचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जिसे बाद में दौलताबाद नाम दिया गया, स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। यानी सबसे पहले इनका जो राजधानी था वह दिल्ली था, फिर इन्होंने इसको देवगिरी में बदलने के लिए सोचा। देवगिरी को वह अपना राजधानी बनाना चाहता था। उसका उद्देश्य राज्य के सभी हिस्सों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना था, ताकि राज्य के सभी हिस्से को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके यहाँ पर वह राजधानी स्थापित करके। क्योंकि दौलताबाद भारत के मध्य यानी बीच में स्थित था, इसलिए यहाँ पर वह राजधानी बदलना चाहता था। हालांकि यह निर्णय असफल रहा, क्योंकि राजधानी स्थानांतरित करने में बहुत कठिनाइयाँ आई। दिल्ली के नागरिकों को जबरन दौलताबाद ले जाया गया, जिससे कई लोग रास्ते में ही मर गए, और आखिर में उसे राजधानी वापस दिल्ली ही लानी पड़ी। तो यहाँ पर पहली असफलता आपने देखा। इसी तरीके से बहुत सारी असफलताएं इनकी योजनाओं में हुई थी। तीसरे नंबर पर देखिए आपका तांबे और पीतल के सिक्के चलाना। यहाँ पर भी ये असफल हो गए थे। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में तांबे और पीतल के सिक्कों को सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य का घोषित किया। समझिए इस लाइन को। यानी ये क्या किए,
जो इनके शासनकाल में तांबे और पीतल के सिक्के थे, यानी इन दोनों के वैल्यू के बराबर जो सोने के सिक्के होते हैं और चांदी के सिक्के होते हैं उनके बराबर इनकी दोनों की वैल्यू को बराबर कर दिया गया। यानी अगर इन सिक्कों को देकर अगर आप एक सिक्के अगर तांबे के दीजिएगा और आपको 1 केजी आलू मिल रहा है, तो भाई एक सोने के सिक्के को भी देकर एक ही सिक्के में आपको 1 केजी आलू मिलेगी। यानी दोनों को बराबर कर दिया गया वैल्यू के हिसाब से। कहीं ना कहीं ये मूर्खता भरी योजना थी और रणनीति थी, क्योंकि इससे क्या होता है प्रॉब्लम वो देखिए। उसका उद्देश्य राज्य के खजाने को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देना था, लेकिन इस योजना में धोखाधड़ी बढ़ गई क्योंकि लोग नकली सिक्के बनाने लगे। और स्वाभाविक बात है, तांबे आपको हर जगह मिलेंगे, पीतल आपको हर जगह मिलेंगे, सोना चांदी जल्दी मिलता है कहीं पर किसी के पास, ये जल्दी अवेलेबल भी नहीं होता है। प्लस ये वातावरण में अगर आ जाएगा सोना, प्योर सोना, तो यह उड़ जाता है या फिर ये नष्ट हो जाता है। तो ये आसानी से नहीं मिला और इसके बराबर आप वैल्यू इसको कर दोगे तो ये आसानी से लोगों के पास मिल जाते हैं, तो तुरंत इससे सिक्के बनाकर और डुप्लीकेट सिक्के मार्केट में चलना स्टार्ट हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर हुआ, धोखाधड़ी बढ़ गई क्योंकि लोग नकली सिक्के बनाने लगे। इस कारण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ और अंततः आखिर में उसे यह योजना भी वापस लेनी पड़ी। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर एक और असफलता इनको मिली, खुरासान अभियान और कर वृद्धि। खुरासान का मतलब हो गया ईरान, ईरान को ही खुरासान यहाँ पर बोला गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ईरान और मध्य एशिया पर आक्रमण करने की योजना बनाई, युद्ध लड़ने की योजना बनाई। उसने इस अभियान के लिए बड़ी सेना बनाई, लेकिन अभियान शुरू होने से पहले ही इसे रद्द कर दिया गया। यहाँ पर भी योजना असफल हो गई। इसके अलावा उसने दोआब क्षेत्र यानी गंगा यमुना के बीच जो भूमि होती है उसको दोआब क्षेत्र बोला जाता है, उसमें करों को बढ़ा दिया। यानी इस क्षेत्र में इन्होंने कर यानी टैक्स को बढ़ा दिया, लेकिन उस समय वहाँ पर क्या था, अकाल घोषित था। और कितना बेवकूफ़ है, सोच लीजिए, अकाल घोषित है और वहाँ पर टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो किसानों की हालात क्या हो जाएगी, पूरे तरीके से किसान चरमरा जाएंगे, जिससे किसानों पर भारी बोझ बढ़ा और वह विद्रोह करना शुरू कर दिए। स्वाभाविक बात है, विद्रोह कर ही डालेंगे क्योंकि वो विद्रोह करने के अलावा उनके पास है ही क्या, अकाल घोषित हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विद्रोह और असफलताएं। और इनके अलावा इनके इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था और असफलता तो हम लोग गिना ही रहे हैं, आपको सारी योजना फेल ही हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। उसकी कठोर नीतियों और असफल योजनाओं के कारण लोग असंतुष्ट हो गए, जनता असंतुष्ट हो रहे थे। गुजरात, बंगाल और दक्कन जैसे कई क्षेत्रों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो ये इनके शासनकाल में हो रही थी। आगे देखिए, व्यक्तित्व और प्रशासन। अच्छा, इनके व्यक्तित्व के बारे में अगर देखें या फिर इनके प्रशासन के बारे में देखें तो कैसा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को एक विरोधाभासी शासक माना जाता था। क्यों भाई, क्योंकि इनकी जो योजना है ना वो असफल हो रही थी, और जब भी असफल होगी तो भाई जो जनता है चाहे कोई भी हो, लोग इसे सोचेंगे कि यह विरोधाभासी शासक है। वह धार्मिक रूप से तो सहिष्णु था, यानी सभी धर्मों को वो एक ही नज़र से देखते थे, सभी धर्मों को वह समान अधिकार देते थे और विद्वानों का भी वह सम्मान करता था। उसने शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया, लेकिन उसकी अव्यावहारिक योजनाओं ने, यानी जो योजना उनकी असफल हुई, उसने उसे असफल बना दिया। उसका प्रशासनिक दृष्टिकोण बहुत ही उन्नत था, लेकिन उसे ज़मीनी हकीकत की समझ नहीं थी। यानी वो प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही उन्नत रास्ते में ले जाना चाहता था, उन्नति करना चाहता था, लेकिन उसे ज़मीनी हकीकत की समझ नहीं थी, बुनियादी ढांचे की समझ नहीं थी। उसने कई बार बिना सोचे समझे निर्णय लिया, जिससे उसका राज्य कमज़ोर होता गया। तो देखा जाए तो इसका अगर इतिहास अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं असफलताओं से भरी पड़ी है। अब इसकी मृत्यु के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हुई। वह सिंध में एक विद्रोह को दबाने के दौरान बीमार पड़ गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और बाकी आप निष्कर्ष के तौर पर क्या लिख सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास का एक अनोखा शासक था। उसकी योजनाओं में साहस और नौचार था, हमेशा नई योजनाओं को लागू करना चाहता था, लेकिन उन्हें लागू करने की असफलता ने उसे विवादास्पद बना दिया। वह एक ऐसा शासक था जो अपने समय में आगे की सोचता था, लेकिन उसके फैसले अक्सर अव्यवहारिक साबित हुए। आज भी इतिहासकार उसे पागल प्रतिभा, देखिए इनको एक और नाम से इतिहासकार क्या बुलाते हैं, पागल प्रतिभा यानी मैड जीनियस के रूप में याद करते हैं। उसकी असफलताओं से यह सीखा जा सकता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी व्यवहारिकता पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी क्रिटिसाइज़ आपको करना है तो भाई बोल सकते हो आलोचना में कि ये जो शासक है वह बुनियादी ढांचे को समझे बिना ही हमेशा हर योजना को लागू कर देता था, और इनकी जो योजनाएं होती थी वह हमेशा इसी कारण से असफल होती थी, जनता के हित के लिए नहीं रहता था, जिस कारण से यह हमेशा हर योजनाओं में असफल रहे। और इसीलिए इतिहासकार इसे पागल प्रतिभा के नाम से
इनको संबोधित किया। बाकी और कुछ भी अपने से क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो। आलोचना करने के लिए आपको कहीं से आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या सोचते हो उस राजा के बारे में पूरा पढ़ लिया आपने इतिहास, आपके माइंड में क्या चल रहा है, कैसे आप उसकी कमियां निकाल सकते हो, कितना महान राजा है, आप उसकी कमियां निकालने में अगर सक्षम हो, आपके अंदर काबिलियत है तो आंसर लिख लीजिएगा। याद रखिएगा किसी किताब में आलोचना नहीं लिखी रहती है, वो आप पर डिपेंड है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फिरोज शाह के सुधारों का वर्णन करें। फिरोज शाह के सुधारों का वर्णन करें, या फिर इसके शासनकाल के बारे में बताइए, या फिर इसके साम्राज्य के बारे में बताइए। आंसर हूबहू यही लिखना है। सबसे पहले परिचय देंगे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इनका शासनकाल था। तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। उसका शासनकाल प्रशासनिक सुधारों, धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याण के लिए जाना जाता है। फिरोज शाह ने अपनी नीतियों के माध्यम से सल्तनत को स्थिरता प्रदान की और लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की। तो ये हो गया फिरोज शाह के परिचय के बारे में आपने देखा। अब यहाँ पर इनके शासनकाल की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल शासन के बाद, यानी मोहम्मद बिन तुगलक हमेशा असफल जो हो रहा था और असफलता भरे शासन व्यवस्था को चलाया उन्होंने, तो उसके असफल शासन के बाद सल्तनत में अराजकता का मतलब हो गया राजा के लिए जनता सोच ही नहीं रहा है, हमेशा सोच रहा है कि इस राजा को हटाओ, ये जनता के हित के लिए नहीं है। तो ऐसी अराजकता और विद्रोह फैल गए थे। ऐसे समय में फिरोज शाह तुगलक ने सत्ता संभाली और उसने अपने शासनकाल को जनता के हित और स्थिरता पर केंद्रित किया। यानी इन्होंने जनता के हित के लिए सारा काम किया और अपने शासन को स्थिर किया और केंद्र पर उसको फोकस किया। अब यहाँ पर देखते हैं फिरोज शाह के सुधार, सारे बिंदुवार। सबसे पहले इन्होंने सिंचाई और कृषि को सुधारा। इसके लिए इन्होंने क्या क्या किया वो देखिए। फिरोज शाह ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सिंचाई और कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें प्रमुख यमुना और सतलुज नदियों से निकाली गई नहरें थे। यानी इन्होंने सिंचाई के लिए नहर बनाए थे। इसके अलावा उसने नए कुएं और तालाबों का भी निर्माण करवाया था, जिससे जल की समस्या दूर हो सके। इसके अलावा किसानों को बीज और औजार और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। सबसे अहम काम था सिंचाई के लिए नहर बनाना, वो भी इन्होंने करवा दिया, कुआं बनाना, तालाब बनाना। और इसके अलावा किसानों को बीज, औजार और जो भी पैसे वगैरह, पूंजी वगैरह अगर उनको ज़रूरत पड़ती थी तो उसकी भी सहायता इन्होंने की। यानी ओवरऑल देखा जाए जनता के लिए इन्होंने सबसे पहले बहुत ही बेहतर काम किया, खास करके किसानों के लिए। इन प्रयासों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों की स्थिति पहले से बेहतर हुई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, कर व्यवस्था को सुधारा। जो भी टैक्स व्यवस्था था, फिरोज शाह ने कर व्यवस्था को आसान और न्याय संगत बनाया। उसने किसानों पर लगे करों को कम कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा कर होते थे किसानों पर। जो भी धार्मिक कर होते थे, जिसे जजिया और खराज कर बोला जाता था, उसको व्यवस्थित किया। ठीक है। इसके अलावा करों को वसूली के लिए कड़ी नीति अपनाने के बजाय लोगों की भलाई पर ध्यान दिया। यानी जनता पर ज़्यादा टैक्स लगाना, ये सारी वसूली जैसी करों का जो भी नियम था, कड़ी नीति थी, इसको अपनाने के बजाय उन्होंने लोगों के भलाई के लिए ही सारा कुछ व्यवस्थित किया, ताकि जिस तरीके से किसान उनकी उपज हो उसी तरीके से वह टैक्स दे। तीसरे नंबर पर श्रमिक कल्याण और रोजगार। फिरोज शाह ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन दिया। निर्माण कार्य का मतलब जैसे कि उसने कई शहरों, महलों, मस्जिदों और किलों का निर्माण करवाया। और सबसे प्रसिद्ध निर्माण कार्यों में फिरोजाबाद यानी दिल्ली, जैनपुर और हिसार शहर शामिल थे। यानी यहाँ पर इन शहरों में सबसे प्रसिद्ध निर्माण काम चल रहे थे। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। क्योंकि निर्माण होगा भाई तो स्वाभाविक बात है वहाँ पर लेबर, मिस्त्री, इंजीनियरिंग वगैरह सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिला। तो इस तरीके से इन्होंने श्रमिक कल्याण किया और रोजगार दिया। आगे देखिए धार्मिक सुधार। फिरोज शाह ने इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन वह धार्मिक सहिष्णुता का पक्षधर था। यानी सभी धर्मों को संरक्षण देता था। उसने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया, लेकिन उनके धार्मिक अधिकारों का सम्मान किया। ये एक तरीके का धार्मिक टैक्स है जो गैर मुस्लिमों पर भी इन्होंने लगाया था, लेकिन इसके अलावा वह धार्मिक अधिकारों यानी उनका जो धर्म था, उनका जो अधिकार था, उसका इन्होंने सम्मान किया। कैसा सम्मान यार, तुम जजिया कर लगा रहे हो दूसरे धर्म के लोगों पर, गैर मुस्लिमों पर। ये टैक्स मुस्लिमों पर लगना चाहिए था, दूसरे तुम धार्मिक लोगों के पास लगा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि उनके धार्मिक अधिकारों का सम्मान करना है। तो ये गलत है। तो ये एक नेगेटिविटी पॉइंट याद रखिएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण में ये भी शामिल है कि भाई जो तुम
अपने धार्मिक लोगों पर टैक्स लगाना था तुमको, वो तुम दूसरे धार्मिक लोगों पर टैक्स लगा रहे हो, ठीक है। उसने इस्लामी शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना की। इसके अलावा कुरान की प्रतियां लिखवाकर विभिन्न स्थानों पर बांटे गए, यानी जो कुरान पढ़ी जाती है इस्लाम धर्म में, तो उसकी प्रतियां को लिखाकर, कुरान को छपवाकर कई संस्थानों में बांटे गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा और कला का विकास। फिरोज शाह ने शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उसने मदरसों और शिक्षण संस्थानों का निर्माण करवाया, विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया, फारसी भाषा और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 6वां नंबर सामाजिक सुधार, यानी सामाजिक तौर पर समाज में भी इन्होंने सुधार किया था। फिरोज शाह ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास किया। जो भी समाज में बुराइयां थी उसे दूर करने का प्रयास किया। उसने गुलामी की प्रथा, यानी लोगों को गुलाम बनाया जाता था, एक बाज़ार लगती थी जहाँ पर लोगों को बेचा जाता था, इतने दामों में बोली लगती थी कि आप मेरे यहाँ से ये गुलाम खरीद लीजिए। तो ये जो गुलामी प्रथा थी इसको कम करने के लिए कदम उठाए। उसने बड़ी संख्या में गुलामों को आज़ाद किया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की, उनकी रहने की, उनके घर बनाने की, उनके निवास के लिए सारी व्यवस्था उन्होंने की। उसने गरीबों, विधवाओं और अनाथों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई। विवाह और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए धन की व्यवस्था भी की। जो भी गरीब लोग होंगे अगर वह विवाह नहीं कर पाते होंगे तो उनकी विवाह की व्यवस्था की गई और सामाजिक जो भी कार्य थे उनके लिए पैसे प्रबंध करवाने वाली व्यवस्था की गई। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार यानी अपने राज्यपाठ में क्या सुधार किया। फिरोज शाह ने अपने प्रशासन को अधिक संगठित और प्रभावी बनाया। उसने एक मजबूत न्याय प्रणाली स्थापित की, विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति की और उनके कामकाज की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित तंत्र बनाया। सबसे पहले इन्होंने अपने प्रशासन को संगठित किया, एक किया। उसके बाद इन्होंने एक मजबूत न्याय प्रणाली समझते हो, जिससे न्याय व्यवस्था चलती है, लोगों को न्याय मिलता है, इसको इन्होंने मजबूत किया। फिर इन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की और उन पर निगरानी के लिए एक व्यवस्थित तंत्र बनाया। कर वसूली के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी और भ्रष्टाचार पर सख्ती की। तो ये इनका प्रशासनिक सुधार था। इसके अलावा देखिए जल प्रबंध और पर्यावरण संरक्षण। फिरोज शाह ने जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी। उसने कई नहरों और जलाशयों का निर्माण करवाया। ये पॉइंट उसी में चला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो उसी पॉइंट को। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने वृक्षारोपण को भी प्रोत्साहित किया था, तो ये एक्स्ट्रा है। इसके अलावा 9 नंबर पॉइंट देखिए सार्वजनिक कल्याण इन्होंने किए थे, यानी समाज के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में जनता के कल्याण के लिए कई काम किए। अस्पताल बनवाए, धर्मशालाएं और विश्राम गृह भी बनवाए, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन और आश्रय प्रदान किया। उसने दरगाह फिरोज़, ये नाम है दरगाह फिरोज़ नामक संस्था की स्थापना की जो सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने सार्वजनिक कल्याण भी किए। इसके अलावा फिरोज शाह की देखिए यहाँ पर कुछ कमियाँ भी थी, विफलताएँ भी थी, या फिर इसको आप आलोचना में भी लिख सकते हो। हालांकि फिरोज शाह का शासनकाल सफल और स्थिरता से भरा था, लेकिन कुछ नीतियाँ विवादास्पद भी रही थी। धार्मिक सहिष्णुता के बावजूद जजिया कर लागू होना गैर मुस्लिमों के लिए समस्या बना। जो मैंने आपको अभी बताया वो तो मेरा दिमाग था, मैंने अपना आपको राय बताया था, लेकिन यहाँ पर देखिए इतिहासकार भी बोलते हैं कि इनकी यह एक असफलता है। ये धार्मिक सहिष्णुता रखते हुए भी ये क्यों टैक्स लगाए गैर मुस्लिमों पर, कहीं ना कहीं एक समस्या थी। उसने अपने शासनकाल में सैन्य अभियानों की अनदेखी की, जिससे सल्तनत के सीमावर्ती क्षेत्र कमज़ोर हो गए। कमज़ोर उत्तराधिकार नीति के कारण उसके बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया, और इस तरीके से कमज़ोर उत्तराधिकारी नीति के कारण क्या हो गया, तुगलक वंश का पतन होना शुरू हो गया। तो ये सारी फिरोज शाह की विफलताएं थी। बाकी आप निष्कर्ष के तौर पर ओवरऑल आप क्या लिखोगे, निष्कर्ष में वही चीज़ लिखा जाता है कि इसके इतिहास में पलड़ा किधर भारी है। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल सुधारों और जन कल्याण के लिए प्रसिद्ध है। उसने अपने शासन को न्याय, सहिष्णुता और विकास के सिद्धांतों पर आधारित किया। हालांकि उसकी कुछ नीतियाँ विवादास्पद थी, लेकिन उसका योगदान भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। अभी आपको रुकना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की विवेचना। पूरे डिटेल से देखेंगे क्या रीज़न था जिस कारण से दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ और फिर मुग़ल सल्तनत आया, मुग़ल साम्राज्य आया। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कुछ मुख्य कारण देख लेते हैं। हर एक पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लेना है, यही पॉइंट्स आपको लिख कर आना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला कारण देखिए दिल्ली सल्तनत का पतन होने का, वो कमज़ोर उत्तराधिकारी। कमज़ोर उत्तराधिकारी कहने का मतलब है जो भी राजा बने, जो भी अधिकारी बने, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगे। यानी दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकारी के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं था।
अगर कोई राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो उसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं था, जिस कारण से क्या होने लगा, यहाँ पर कमजोरियाँ आने लगी उत्तराधिकारी में। हर शासक के बाद उत्तराधिकारी के चुनाव में संघर्ष होता था। ये बनेगा तो ये राजा बनेगा, तो ये राजा बनेगा, पता नहीं कौन बनेगा। कोई नियम कानून नहीं रहेगा तो ऐसी समस्या आएगी, और यही समस्या यहाँ पर भी हुई थी। उत्तराधिकार के लिए भाइयों तो कभी पुत्रों और दरबारियों के बीच सत्ता संघर्ष सल्तनत को कमज़ोर किया। और यहाँ पर कैसी यहाँ पर रेस चलती थी, तो कोई बोलता था कि भाई में बनेगा, कोई बोलता था पुत्र में बनेगा, तो कोई बोलता था दरबारियों में कोई बनेगा। इस तरीके से आपस में भागदौड़ होती रहती थी उत्तराधिकारी बनने के लिए, और इस कारण से सल्तनत कमज़ोर बना। उदाहरण के लिए तुगलक वंश और लोधी वंश में उत्तराधिकारियों को लेकर लगातार आपस में विद्रोह होते रहे थे। ठीक है, तो ये उदाहरण के तौर पर आपने देखा सबसे पहले उत्तराधिकारी की कमजोरियाँ। आगे देखिए दूसरे नंबर पर प्रशासनिक कमजोरियाँ, यानी सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा मजबूत नहीं था। स्थानीय दरबारों और प्रांतीय शासकों के पास बहुत अधिक अधिकार थे। यानी जो उस समय दिल्ली सल्तनत के जो स्थानीय सरदार थे और प्रांतीय शासक जो थे, यानी दिल्ली सल्तनत के आसपास में कुछ प्रांतीय शासक भी थे, तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति थी, अधिकार थे। उन्होंने समय समय पर विद्रोह किया और सल्तनत की केंद्रीय शक्ति को कमज़ोर किया। दिल्ली से दूर स्थित प्रांतों पर केंद्रीय प्रशासन का प्रभाव कम था। होता क्या था, यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर दूर में कुछ प्रांत है, तो यहाँ से यह इन प्रांतों को कंट्रोल नहीं कर पाता था, इनका प्रभाव इन पर नहीं था, जिस कारण से भी कहीं ना कहीं इसकी प्रशासनिक कमजोरियाँ दिखी और दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। इसके अलावा देखिए साम्राज्य का अधिक विस्तार। साम्राज्य को अत्यधिक विस्तार करोगे तो पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब आपने विस्तार किया, क्षमता है ही नहीं, कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हो, यहाँ चारों तरफ कहीं कहीं विद्रोह हो रहा है, तो फिर आपसे साम्राज्य नहीं संभलेगा और इसका पतन होना तय है। वही हाल यहाँ पर हुआ। दिल्ली सल्तनत ने अपने साम्राज्य को बहुत अधिक विस्तार दिया, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाई। दूर दराज के क्षेत्रों में विद्रोह और असंतोष बढ़ गया। बंगाल, गुजरात और दक्कन जैसे क्षेत्रों ने समय समय पर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी विद्रोह करके। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार होने से भी नुकसान हुआ दिल्ली सल्तनत को। विद्रोह और अस्थिरता। सल्तनत के शासनकाल में कई बार विद्रोह हुए। किसानों, जमींदारों और स्थानीय शासकों के विद्रोह सल्तनत की शक्ति को कमज़ोर कर रहे थे। तुगलक वंश के दौरान दोआब क्षेत्र में किसानों ने भारी करों के खिलाफ विद्रोह किया। क्यों किया भाई? वहाँ पर अकाल था, फिर भी ज़बरदस्ती उन्होंने टैक्स थोप दिया, इस कारण से यहाँ पर विद्रोह हुआ। स्थानीय राजपूतों और अफगानों ने भी सल्तनत के खिलाफ बार बार संघर्ष किया, विद्रोह किया। तो इन विद्रोह के कारण हमेशा जो इनकी शासन व्यवस्था थी वह स्थिर नहीं रहती थी, इस कारण से भी दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। इसके अलावा देखिए धार्मिक असहिष्णुता। जी हाँ, असहिष्णुता भी थी। सहिष्णुता तो लोग नाम के रखते थे, कुछ राजा, मैं सभी की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ राजा, क्योंकि आप जजिया टैक्स क्यों आप इस पर थोप रहे हो गैर मुस्लिमों पर, तो ये असहिष्णुता का तो भाव ही ना था। तो दिल्ली सल्तनत के कुछ शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता नहीं दिखाई। गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने और धार्मिक स्थलों को नष्ट करने जैसी नीतियों से जनता असंतोष बढ़ गई। जनता के अंदर राजा के प्रति असंतोष की भावना पैदा उठी। इससे हिंदू राजाओं और जनता में विद्रोह की भावना पैदा हो गई और विद्रोह हो गया। इसके अलावा देखिए मंगोल आक्रमण और बाहरी हमले, ये भी रीज़न था। मंगोल और अन्य बाहरी आक्रमणों ने सल्तनत को कमज़ोर किया। मंगोल ने 13वीं और 14वीं शताब्दी पर बार बार भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर इसे बुरी तरह से लूटा, और इसे लूटने में इन्होंने इसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। इस हमले के बाद सल्तनत की ताकत कम हो गई, तो ये भी रीज़न था। इसके अलावा आर्थिक कमजोरियाँ। सल्तनत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती गई। भारी करों और युद्धों के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। सिक्कों में मिलावट और नकली मुद्रा के चलते क्या हुआ, व्यापार को प्रभावित किया। नकली मुद्रा कैसे प्रभावित किया, ये आपको पता होगा कि जो भी तांबे के सिक्के थे और पीतल के सिक्के थे, उसे सोने और चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर कर दिया। तो ये गलत योजना के कारण ये सारी समस्या होने लगी। खेती और व्यापार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हो पाया, तो इससे आर्थिक कमजोरियां उभर कर आई सल्तनत में। इसके अलावा अयोग्य शासक। सल्तनत के कुछ शासक कमज़ोर और अयोग्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं और फैसलों ने सल्तनत को नुकसान पहुंचाया।
सैयद वंश और लोधी वंश के शासक भी प्रभावी नेतृत्व देने में असफल रहे, तो कुछ असफल राजाओं के कारण भी ये जो सल्तनत था वह कमज़ोर पड़ा और पतन हुआ। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। दिल्ली सल्तनत के पतन का एक बड़ा कारण क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भी था। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत, राजपूत राज और मराठों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। यानी ये जो है ना वो क्षेत्रीय राज्य है, क्षेत्रीय शक्तियाँ, और इनकी शक्ति बढ़ गई और दिल्ली के प्रभाव को चुनौती देने लगी। इतनी शक्ति बढ़ गई, टक्कर देने लगी, विद्रोह होने लगा। इन शक्तियों ने सल्तनत के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो ये भी रीज़न था दिल्ली सल्तनत के पतन का। लास्ट यहाँ पर देखिए बाबर का आक्रमण, और आखिर में इनका पूरे तरीके से पतन कैसे हुआ। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को हराया। बाबर की संगठित सेना और आधुनिक हथियारों के सामने दिल्ली सल्तनत टिक नहीं पाई। इस लड़ाई से सल्तनत के पतन हुआ, यानी इस लड़ाई से सल्तनत का पतन हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये 10 कारण, महत्वपूर्ण कारण थे जो मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण में। निष्कर्ष के तौर पर आप क्या लिख सकते हो कि दिल्ली सल्तनत का पतन कई कारणों का परिणाम था। कमज़ोर प्रशासन, अयोग्य शासक, आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों ने इसे कमज़ोर कर दिया। इसके अलावा क्षेत्रीय शक्तियों के उदय और आर्थिक समस्याओं ने भी सल्तनत के पतन की भूमिका निभाई। हालांकि दिल्ली सल्तनत ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक ऐसा युग था जिसने भारत में इस्लामी संस्कृति, वास्तुकला और प्रशासनिक परंपराओं को स्थापित किया, लेकिन कमज़ोर नेतृत्व और आंतरिक समस्याओं के कारण इसका अंत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका विजयनगर साम्राज्य से। इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग में, यूनिट में किस तरीके से दिया है। तो विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां या फिर संस्कृति के बारे में आपको व्याख्या करना है, वर्णन करना है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके प्रशासन व्यवस्था के बारे में, बस। इसके अलावे इसके अंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कौन कौन सी है, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य की कला और संस्कृति के बारे में बताएं, तो भी आंसर यही लिखना है। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के परिचय के बारे में देख लेते हैं। इसका जो शासनकाल था इस साम्राज्य का वह 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक था। दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था। दक्षिणी भारत का ये था, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी जो संगम वंश से संबंधित थे। यह साम्राज्य तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित हम्पी में स्थित हुआ था, जो इसकी राजधानी थी। हम्पी इसकी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की, और यह जो है वो तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित था यह साम्राज्य। और इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 300 वर्षों तक दक्षिण भारत तक शासन किया था, 300 वर्षों तक, जिसने कला, संस्कृति और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां निम्नलिखित द्वारा हम लोग देख सकते हैं इन बिंदुओं के आधार पर। सबसे पहले इसकी वास्तुकला के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें मंदिर, महल, जलाशय और मंडप शामिल है इसके वास्तुकला में। हम्पी इसकी राजधानी थी, जहां आज भी विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और कमल महल जैसे स्मारक देखने को मिलते हैं। यहाँ की वास्तुकला, इसकी राजधानी में भी बहुत सारे मंदिरें आपको देखने को मिलेंगे जो इसकी वास्तुकला को बताती है। मंदिरों में सुंदर नक्काशी, विशाल गोपुरम किसे कहा जाता है? तो मंदिर के द्वार को, और पत्थर के स्तंभों का निर्माण किया गया था। विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ इसकी वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। यानी विट्ठल मंदिर का जो पत्थर का रथ है इसकी वास्तुकला का एक बहुत ही बड़ा और अनूठा उदाहरण है। इन संरचनाओं में धार्मिकता के साथ साथ शिल्पकला और विज्ञान का भी समावेश था। यानी इन कलाओं में धार्मिक गुण भी उभर कर आते हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी इनमें गुण उभर कर आते हैं। यह स्थापित कला उस समय के तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कला और मूर्ति कला। तो विजयनगर साम्राज्य में मूर्ति कला का विशेष विकास हुआ। मंदिरों की दीवारों, स्तंभों और द्वारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियाँ चित्रित की गई थी। इन मूर्तियों में मानव आकृतियों, देवताओं, जानवरों और प्रकृति का जीता जागता चित्रण है। ऐसा चित्र यहाँ पर बनाई गई है कि लगता है कि वह जीवित है। नर्तकियों और संगीतकारों की मूर्तियाँ उनके जीवन के उत्सव को दर्शाती है। यहाँ पर नाचती हुई जो मूर्ति है और इसके अलावा संगीतकारों की जो मूर्तियाँ है ना, वह कहीं ना कहीं लगता है कि जीवन के उत्सव को दर्शाती है। पत्थरों पर बारीक नक्काशी जैसे हजारों मूर्तियों वाले स्तंभ
अद्भुत कारीगरी का प्रमाण है। कलाकारों ने स्थानीय परंपराओं और धार्मिक भावनाओं को मूर्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। जो कलाकार थे वह वहाँ जिस जगह वह मूर्ति बनाते थे वहाँ की जो स्थानीय परंपरा होती थी उस परंपरा को मूर्ति में ऐसे वह निखारते थे। साथ ही साथ जो भी धार्मिक भावना होती थी वह अपने कला के माध्यम से मूर्तियों में वह निखारते थे, व्यक्त करते थे। ये कृतियाँ विजयनगर के सांस्कृतिक गौरव और कला प्रेम को दर्शाती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट, संगीत और नृत्य। यहाँ की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ में ये भी बहुत बड़ा योगदान है। विजयनगर साम्राज्य में संगीत और नृत्य कला को राजाओं का भरपूर समर्थन मिला। संगीत और नृत्य कला को कहीं ना कहीं यहाँ के जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा इनको प्रोत्साहन देते थे। मंदिरों में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित होते थे। भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत का विकास इसी काल में हुआ। संगीत में वीणा, मृदगम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता था। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों का प्रचलन था। नर्तकियाँ और संगीतकार जिन्हें देवदासी कहा जाता था, यानी जो नाचने वाली महिलाएं होती थी और गाने वाली जो महिलाएं होती थी उन्हें देवदासी कहा जाता था। मंदिरों में अपनी कला प्रस्तुत करती थी ये दोनों। इन कलाओं ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में भी विजयनगर साम्राज्य ने महान उपलब्धियां हासिल की। संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषाओं में कई ग्रंथ लिखे गए। इनमें से कुछ विद्वान हैं जिनमें आपका विद्यारण्य या फिर तेनाली राम और श्रीनिवास जैसे विद्वानों ने इस काल में महत्वपूर्ण रचनाएं की, यानी इन्होंने इस काल में बहुत सारी किताबों की या फिर साहित्यकार की रचनाएं की। तेलुगु भाषा को राजाओं का संरक्षण मिला, यानी यहाँ पर क्योंकि दक्षिण एरिया है तो तेलुगु भाषा को जो है ना वह राजाओं के द्वारा इनको संरक्षण दी गई इस भाषा की। और कन्नड़ साहित्य में धार्मिक और ऐतिहासिक काव्य लिखे गए। और कन्नड़ भाषा में जो कन्नड़ साहित्य होते थे उसमें धार्मिक और ऐतिहासिक काव्य लिखे गए। संस्कृत में धर्म, दर्शन और विज्ञान पर ग्रंथ तैयार हुए। और संस्कृत भाषा में जो भी धर्म या फिर दर्शन और विज्ञान पर जो भी ग्रंथ होते थे उसको तैयार किए गए संस्कृत में। साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रभाव भी दिखा गया और साथ ही साथ साहित्यों में जो भक्ति आंदोलन होते थे वह उसका भी प्रभाव दिखा, क्योंकि भक्ति आंदोलन दक्षिण एरिया में ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर की महिमा का गुणगान किया। यह काल साहित्य समृद्धि का जीता जागता उदाहरण है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर, धार्मिक सहिष्णुता। विजयनगर साम्राज्य धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतीक था। हिंदू धर्म इसका मुख्य आधार था, लेकिन जैन और इस्लाम धर्म के अनुयायियों को भी समान अवसर दिए गए, उनको समान अधिकार दिया गया। राजाओं ने हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिरों और मस्जिदों का भी निर्माण कराया गया था। इनके द्वारा धार्मिक उत्सवों और त्योहारों को भी भव्य रूप से मनाया जाता था। मंदिर न केवल पूजा स्थलों के रूप में बल्कि कला और संस्कृति के केंद्रों के रूप में भी विकसित हुए हैं। इस साम्राज्य ने विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। यानी ओवरऑल अगर बोला जाए तो यहाँ पर क्या हुआ कि हालांकि इनका मुख्य धर्म हिंदू धर्म था, लेकिन इसके अलावा इन्होंने जैन धर्म और इस्लाम धर्म को भी सारे अधिकार दिए। और इसके अलावा इन्होंने जैन मंदिर और मस्जिदों का भी निर्माण कराया। और सारी त्यौहार या फिर जो भी उत्सव मनाए जाते थे वह मिलजुल कर ये मनाते थे। तो इस तरीके से इनकी धार्मिक सहिष्णुता भी सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम लोग काउंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का भी यहाँ पर निर्माण हुआ। आगे देखिए 6वां नंबर, व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान। विजयनगर साम्राज्य व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र था। यानी विजयनगर जो साम्राज्य था वह व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान कहने का मतलब है जैसे कि भारत एक देश है, अब भारत किसी दूसरे देश से अगर व्यापार करेगा तो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति के बारे में यहाँ के व्यापारी देखेंगे, तो इससे यहाँ की संस्कृति के बारे में ये व्यापारी देखेगा, जानेगा, तो इससे संस्कृति का आदान प्रदान होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि व्यापार और संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ है इस विजयनगर साम्राज्य में। अरब, पुर्तगाली और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था और व्यापारिक वस्तुओं में मसाले, रत्न, कपड़े और धातु शामिल थे। विदेशी व्यापार ने न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक विकास में भी योगदान दिया है। व्यापारियों और यात्रियों ने विजयनगर की समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता की प्रशंसा की। यानी जो व्यापारी होते थे और यात्री होते थे जो बाहर से आते थे और इनकी संस्कृति को देखते थे और इनकी कलाओं को देखते थे तो कहीं ना कहीं वह इनकी प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। यह व्यापारिक गतिविधियां साम्राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बनाती थी।
आगे देखिए, अब यहाँ पर निष्कर्ष को देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य ने भारतीय कला, संस्कृति और धर्म को समृद्ध किया। इसके अवशेष जैसे हम्पी आज भी इसकी सांस्कृतिक महानता का जीता जागता प्रमाण है या फिर प्रतीक भी बोला जा सकता है। तो ये हो गया आपका सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से थी। प्रशासनिक का मतलब हो गया राज्य व्यवस्था। केंद्र से लेकर एक छोटे गांव तक, ग्रामीण तक किस तरीके से इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, किस तरीके से ढांचा था। आइए सबसे पहले हम लोग बिंदु को देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन, इसके बाद प्रांतीय प्रशासन जो राज्य के स्तर पर रहता था, उसके बाद स्थानीय प्रशासन, इसके बाद फिर न्याय प्रणाली किस तरीके से थी, फिर राजस्व व्यवस्था किस तरीके से था, सैनिक व्यवस्था किस तरीके से थी। ये सारी व्यवस्था हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले कुछ परिचय देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कुशल और संगठित थी, यानी इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह बहुत ही कुशल और संगठित थी। यह साम्राज्य केंद्रीय शासन प्रणाली पर आधारित था, जहां राजा ही सर्वोच्च शासक और सत्ता का केंद्र राजा ही था। प्रशासन को कई स्तरों में बांटा गया था ताकि साम्राज्य को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके, क्योंकि हालांकि यहाँ पर केंद्र पर ही सारा शक्ति था, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से बांटा गया ताकि इस साम्राज्य को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। सबसे पहले समझते हैं केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन राजा के अधीन था, जो सर्वोच्च शासक और निर्णायक करता था। यानी विजयनगर साम्राज्य जो था वह केंद्रीय प्रशासन था, जिसमें सारा मालिकाना हक राजा को मिलता था, यानी राजा ही पूरे राज्य का मालिक रहता था, सबसे सर्वोच्च शासक, और इन्हीं का निर्णय आखिरी निर्णय होता था। राजा को असीमित अधिकार प्राप्त था, लेकिन वह मंत्री परिषद, जिसे अष्टप्रधान भी बोला गया है, यानी मंत्रियों से वह सलाह भी लेता था। इसमें सेनापति, राजकोषाध्यक्ष और न्यायाधीश जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल होते थे। यानी ये इन अधिकारियों से, जैसे कि कोई मंत्री हो गया या इसके अलावा सेनापति या फिर राजकोषाध्यक्ष और न्यायाधीश, इन मंत्रियों से वो क्या करते थे, सलाह लेते थे। राजा धर्म और राजनीति का संरक्षक था। राजा जो था वह धर्म को संरक्षण देता था, राजनीति को भी संरक्षण देता था और साम्राज्य की सुरक्षा, न्याय और सांस्कृतिक संरक्षण की जिम्मेवारी निभाती थी। इसके अलावे राजधानी हम्पी में राज दरबार आयोजित होता था, जहां राजकीय कार्य और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। यह प्रशासनिक व्यवस्था साम्राज्य को स्थिर और संगठित बनाए रखने में सहायक थी। अब आते हैं प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था कहने का मतलब है केंद्र के बाद राज्य के स्तर पर भी इसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। साम्राज्य को कई प्रांतों यानी राज्यों में विभाजित किया गया था, जिन्हें नायक नामक अधिकारी संभालते थे। यानी प्रांत के स्तर पर, राज्य के स्तर पर अभी की अगर बात करें मुख्यमंत्री संभालता है, उसी तरीके से उस टाइम में नायक संभालता था। नायक राजा के प्रतिनिधि होते थे और उन्हें सैन्य, कर संग्रह और प्रशासनिक अधिकार दिए जाते थे। यानी ये टैक्स भी जमा करते थे और कुछ प्रशासनिक अधिकार भी इनको दिया जाता था। प्रत्येक प्रांत में एक मुख्यालय होता था, जहां नायक रहते थे और स्थानीय समस्याओं का समाधान करते थे। मुख्यालय क्या होता था, हर एक राज्य के स्तर पर होता था, हर एक प्रांत के स्तर पर, जहां पर ये नायक क्या करता था, बैठता था और वहां पर आम सभाएं करती होगी या बैठक होता होगा। तो उस समय जो भी समस्या होगी उस राज्य के स्तर पर, प्रांत के स्तर पर, उन समस्याओं को इसी मुख्यालय में सुलझाता था। प्रांतीय प्रशासन में नायकों को स्वायत्तता यानी अपने दम पर कुछ भी करने का इनको अधिकार दिया जाता था। इस व्यवस्था ने स्थानीय शासन को कुशल और प्रभावी बनाया, जिससे साम्राज्य का विस्तार और प्रबंधन आसान हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट आपका स्थानीय प्रशासन व्यवस्था यानी स्थानीय स्तर पर। तो ये राज्य से अब सीधा ग्राम प्रशासन में चला गया। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, यानी ये जो ग्राम था वह यानी गाँव था वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि सबसे पहले केंद्र, फिर आपका आ गया प्रांत, फिर आ गया ग्राम यानी गाँव। तो ये सबसे छोटी इकाई थी जहां ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाती थी। पंचायत में गांव के बुजुर्ग और प्रमुख शामिल होते थे, जो स्थानीय विवादों और समस्याओं का समाधान करते थे। किसान, व्यापारी और कारीगर पंचायत के निर्णयों का पालन करते थे। जो भी पंचायत का निर्णय होता था वह वहाँ के लोग क्या करते थे, उस निर्णय का पालन करते थे, नियम कानून का पालन करते थे। इसके अलावा सिंचाई, कृषि, जल और प्रबंधन और स्थानीय कर संग्रह का कार्य पंचायत के अधीन होता था। यानी सिंचाई या फिर खेती बाड़ी, जल वगैरह या किसी भी तरीके से कुछ भी स्थानीय टैक्स होता था वह कहाँ पर जमा होता था, इसका सारा काम पंचायत के अधीन ही होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्थानीय समस्याओं का समाधान होता था। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता था,
एक समुदाय के आधार पर लोग मिलजुल कर यहाँ पर क्या करते थे, जो भी स्थानीय समस्या होती थी उसका समाधान करते थे, जिसमें साम्राज्य की नींव मजबूत बनी रहती थी। आगे देखिए न्याय प्रणाली यहाँ की किस तरीके से थी। तो विजयनगर साम्राज्य की न्याय प्रणाली व्यवस्थित और प्रभावी थी। राजा सबसे ऊंचा न्यायाधीश था। जैसा कि हमने पहले देखा, आखिरी निर्णय राजा का होगा, यानी सबसे ऊंचा जो न्याय करने वाला होगा वह राजा ही होगा, और अंतिम अपील का अधिकार उसी के पास था। स्थानीय स्तर पर पंचायतें छोटे विवाद को सुलझाती थी और ग्रामीण स्तर पर पंचायतें सुलझाती थी, जबकि गंभीर मामलों को प्रांतीय न्यायालयों में भेजा जाता था। और गांव में अगर कुछ समस्या ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर राज्य के स्तर पर यानी प्रांत के स्तर पर जो न्यायालय होते थे, कोर्ट होते थे, वहाँ पर भेजा जाता था। न्याय धर्मशास्त्र, परंपराओं और साम्राज्य के कानून के आधार पर होता था। वहाँ का न्याय कैसे होता था, वहाँ संविधान नहीं थी उस टाइम, तो धर्मशास्त्र या फिर परंपरा या फिर साम्राज्य के जो कानून होंगे उसके आधार पर दिए जाते थे न्याय। अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती थी, जिससे समाज में अनुशासन, डिसिप्लिन बना रहता था। धार्मिक और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए धर्मशास्त्रियों की सलाह भी ली जाती थी कि न्याय इस तरीके से दिया जाए ताकि धर्म की भी अवस्था बनी रहे, और यह न्याय प्रणाली साम्राज्य में भी शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहायक थी। आगे देखिए नेक्स्ट आपका राजस्व व्यवस्था, यानी यहाँ पर राजस्व व्यवस्था किस तरीके से थी। टैक्स व्यवस्था, कर जो लगाया जाता था। तो साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत कृषि टैक्स था। कृषि का जो कर जमा होता था वह साम्राज्य का सबसे मुख्य स्रोत था। राजस्व व्यवस्था यानी राजघराने में जो पैसा जमा होता है, राजघराने के खजाने में, किसान अपनी उपज का एक निश्चित हिस्सा कर के रूप में देते थे। व्यापार, खनिज, कुटीर उद्योग यानी जो छोटे छोटे उद्योग हैं, और जल संसाधनों से भी राजस्व प्राप्त होता था, यानी टैक्स प्राप्त होता था। कर संग्रह की प्रक्रिया व्यवस्थित थी, यानी जो टैक्स की जमा करने की जो प्रक्रिया है वह व्यवस्थित थी। अलग अलग तरीके से इनको इतना टैक्स पे करना है, वो सारा कुछ नियम कानून से व्यवस्था किया गया था, जिसमें स्थानीय अधिकारियों और नायकों की मदद ली जाती थी। यानी जो भी अधिकारी होंगे और जो प्रांत के स्तर पर जो अधिकारी थे, नायक, उनकी मदद ली जाती थी इन सभी टैक्स को जमा करने में। भूमि की उपजाऊ क्षमता के आधार पर टैक्स यानी दर तय की जाती थी। जिसका ज़मीन जितना ज़्यादा उपजाओ उसी के हिसाब से टैक्स दिया जाता था। अगर किसी का ज़मीन बंजर है तो उसमें अगर अनाजें कम होगी तो उसको टैक्स ज़्यादा नहीं दिया जाता था, ठीक है, उससे टैक्स ज़्यादा नहीं लिया जाता था। राजस्व का उपयोग सेना प्रशासन और मंदिर निर्माण जैसे कार्यों में किया जाता था, और ये जो टैक्स जमा होता था वह सेना के लिए, प्रशासन व्यवस्था के लिए और मंदिर निर्माण जैसे कामों के लिए किया जाता था। यह व्यवस्था न केवल साम्राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती थी, शक्तिशाली बनाती थी, बल्कि किसानों और व्यापारियों को संरक्षण भी प्रदान करती थी। इसके अलावा यहाँ की जो सैन्य व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी, तो विजयनगर साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था शक्तिशाली और संगठित थी, क्योंकि भाई 300 वर्ष अगर कोई राज करेगा तो उसकी सैन्य व्यवस्था कितनी शक्तिशाली होगी वो आप खुद समझ सकते हो। सेना में हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक और नौसेना शामिल थे। राजा सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था। राजा जो होता था वह सेना का हेड कमांडर होता था, और सेनापति उसे युद्ध और सुरक्षा के मामलों में सहायता करते थे। और जो सेनापति होता था वह युद्ध को कमांड करता था और साथ ही साथ सुरक्षा के मामलों में सहायता प्रदान करती थी। नायक प्रणाली के तहत प्रांतीय अधिकारी सेना के लिए सैनिक और संसाधन उपलब्ध कराते थे, और जो नायक होता था वो उसका काम क्या था भाई, कि प्रांतीय अधिकारी से सेना के लिए जो भी संसाधन है, हथियार है, घोड़े है वगैरह, जो भी चीज़ें वह सैनिकों के लिए वो सारे संसाधन उपलब्ध करवाते थे। साम्राज्य ने विदेशी व्यापारियों से घोड़ों और हथियारों का भी आयात किया। किलों और सुरक्षा चौकियों का निर्माण किया गया था। सैन्य शक्ति ने साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाया और विजयनगर को दक्षिण भारत का एक प्रमुख शक्ति केंद्र बनाए रखा। तो इसकी सैन्य व्यवस्था बहुत ही शक्तिशाली थी और इस तरीके से व्यवस्थित थी। अब आते हैं लास्ट निष्कर्ष। तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन की व्यवस्था कुशल और संगठित थी। यह शासन प्रणाली साम्राज्य की स्थिरता और विकास का आधार थी। स्थानीय से लेकर केंद्रीय स्तर तक यह व्यवस्था साम्राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाने में सफल रही। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखे हो तो कम से कम वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से मैराथन वीडियो बनाने में।